स्टार न्यूज, मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। 1991 का वो एनकाउंटर, जी हां, वो एनकाउंटर था या शासन की देखरेख में प्रशासन के कुछ लोगों ने अपने रसूख का, अपने वर्दी का गलत इस्तेमाल कर बेलगाम होकर के निरीह 10 सिखों की हत्या पीलीभीत में 1991 में की थी। और ये सब कुछ क्यों किया गया था? क्योंकि आतंक को खत्म करने के नाम पर पुलिस को वाहवाही लूटनी थी। और पुलिस के वो लोग, जिसमें पीएसी के भी जवान थे, साथ मिलकर के सिख तीर्थयात्रियों के बस को अगवा करने के बाद 10 तीर्थयात्रियों की निर्मम हत्या की। जी हां, ये खबर आपको चौंका सकती है और तमाम डिस्कशन और खबर के बीच में जब हम आपको ये खबर दे रहे हैं तो आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि 1991 के इस फेक एनकाउंटर का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जब आप मंदिर और मस्जिद के तमाम उन प्रकरणों में उलझे हुए हैं, तब इस फर्जी एनकाउंटर का जिक्र जरूर किया जाना चाहिए। हम आपको ये सब कुछ इसलिए बता रहे हैं कि ऐसा शासन के देखरेख में प्रशासन के लोगों ने वर्दी का गलत इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से सिख तीर्थयात्रियों की हत्या की थी, ये आपको सुनकर परेशान भी होना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि सचमुच प्रशासन को बेलगाम नहीं होने देना चाहिए। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको सबसे पहले 1991 के उस फर्जी एनकाउंटर के कुछ तथ्य बताने जा रहे हैं। आप हमारे स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से 1991 का फर्जी एनकाउंटर मामला था। मामले में आरोपी पीएसी के 34 पूर्व कांस्टेबलों की जमानत याचिका खारिज हुई है। लखनऊ पीठ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वो खारिज किया है। एक बड़ी खबर के साथ हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। 2016 में लखनऊ में विशेष सीबीआई अदालत ने सुनवाई की थी। आरोपी पुलिस कर्मियों ने निर्दोष लोगों की हत्या की थी, ये कोर्ट का वर्जन है। आपराधिक मामले दर्ज थे, तब भी कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए था। ये कोर्ट का स्पष्ट उल्लेख है इस बात पे कि वो एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था। 25 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। ये हम आपको इसलिए ये जानकारी दे रहे हैं क्योंकि लखनऊ पीठ ने जो ये निर्णय दिया है, उनके वकील भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो निर्दोष पीड़ित सिखों की तरफ से पेश हुए थे और बड़ी कामयाबी उन्हें हासिल हुई है। ये आप कुछ फैक्ट्स फाइल पर नजर दौड़ाइए। 1991 का कथित फर्जी मुठभेड़ मामला, पीएसी के जवानों पर क्या है आरोप? 12 जुलाई 1991 को पीएसी के कांस्टेबल ने पीलीभीत के पास सिख तीर्थयात्रियों की बस रोकी थी। पीएसी ने 10-11 सिख युवकों को बस से नीचे उतारकर अपनी नीली पुलिस बस में बैठा लिया था। पीएसी ने कुछ पुलिसकर्मी बाइक से तीर्थयात्रियों के साथ बस में बैठ करके गए थे। तीर्थयात्री दिन भर पुलिसकर्मियों के साथ बस में घूमते रहे। आप सोच सकते हैं, तीर्थयात्री दिन भर पुलिस यात्रियों के साथ बस में घूमते रहे तो उनके मन में क्या चल रहा होगा। शायद उन्हें नहीं पता था कि वो बेमौत मारे जाएंगे। पीएसी के कांस्टेबलों पर 10 सिख युवकों की हत्या का आरोप है। ये सुनकर आपका रूह कांप सकता है। 10वें बच्चे के ठिकाने का पता नहीं चल पाया। माता पिता को राज्य सरकार द्वारा मुआवजा दिया गया। 11वें बच्चे के ठिकाने का पता नहीं चल पाया। ये वो फैक्ट फाइल है। शुरुआत में पीलीभीत पुलिस ने मामले की जांच की क्योंकि क्लोजर रिपोर्ट इसमें दाखिल कर दी गई। सब कुछ लिपापोती किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुठभेड़ की जांच सीबीआई को सौंपी थी। सीबीआई ने 57 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 10 की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। ये कुछ फैक्ट फाइल बता रहे हैं, अभी वकील अपनी जुबानी खुद भी बताएंगे। विशेष सीबीआई अदालत ने 47 आरोपियों को दोषी ठहराया था। आईपीसी की अन्य धाराओं के साथ 302 के तहत दोषी ठहराया गया था। ये वो फैक्ट फाइल हैं जो 1991 के उस फर्जी एनकाउंटर के तथ्य हैं और कोर्ट से उन्हें न्याय मिला उन सिख तीर्थयात्रियों को जिन्हें बस में बैठा करके घुमाया गया और फिर 10 की निर्मम हत्या की थी। ये हत्या थी। और फिर मैं ये बात कहूंगा कि वो ड्रेस में थे, वो लोगों की सेवा, सहयोग और उनकी सुरक्षा के लिए थे।
लेकिन किसी की देखरेख में वर्दी का बेजा इस्तेमाल करके तीर्थयात्रियों को गोलियों से भूना था। क्या ये ड्रेस पहनकर, पुलिस की वर्दी पहनकर फर्जी एनकाउंटर नहीं बल्कि सरकारी आतंक का एक बड़ा नमूना है? इसलिए आज हम आपको ये खबर बता रहे हैं। हमारे साथ उन निर्दोष और पीड़ित सिख यात्रियों के वकील इस समय सीधे लखनऊ से जुड़ रहे हैं, जो हाईकोर्ट में 34 लोग जिन्होंने जमानत की याचिका डाली थी उसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इन निर्मम हत्यारों को जमानत मिलनी ही नहीं चाहिए थी। इसकी सुनवाई 25 जुलाई तय की गई है। वो कैसे हुआ, लेकिन इस पूरे मामले में जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो ये है कि वास्तव में ये कितनी दर्दनाक और हृदय विदारक स्थिति थी कि सरकारी पुलिसकर्मियों ने आतंक के वेश में क्या क्या किया होगा जब वो बस में घुमा रहे होंगे और उनके मन में चल रहा होगा कि किस तरीके से इनको एनकाउंटर करके मौत की नींद सुला देना है। आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। सीधे हमारे साथ इस समय विवेक कुमार राय, वरिष्ठ अधिवक्ता, इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ पीठ के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। विवेक जी, हमने जो बताने की कोशिश की है, हमने उस दर्द को उभारने की कोशिश की है और उस दर्द में जो डर पैदा होना चाहिए इस खबर को सुनकर कि पुलिस कर्मियों ने पीएसी के जवानों के साथ जो षड्यंत्र रचा था वाहवाही लूटने के लिए, और पता नहीं किसकी देखरेख में वो ये सब कर रहे थे, ये तो एक इतिहास का विषय हो गया, लेकिन सचमुच में ये हिला देने वाली घटना थी। क्या है ये पूरा मामला? बताना चाहूंगा कि 29 जून 1991 से 13 जुलाई 1991 के लिए 15 दिन के लिए कुछ तीर्थयात्री एक बस को आरटीओ से परमिशन लेकर के तीर्थ पे गए थे। ये कुल 28 लोग थे, जिनमें सिख परिवार थे, करीब 11-12 युवा लोग थे और बाकी महिलाएं थी, उनकी पत्नियां थी, उनके माता पिता थे। और ये विभिन्न गुरुद्वारों में, नानक मत्था साहब गुरुद्वारे साहब से शुरू हुआ था इनकी यात्रा। नांदेड़ साहब, पटना साहब और हुजूर साहब, अन्य कई गुरुद्वारों से यात्रा करते हुए इनको 13 जुलाई को लौट के फिर पीलीभीत आना था, जहां से ये अपने घर को वापस जाते। इस तीर्थ यात्रा के लिए आरटीओ से परमिशन ली गई थी, बस में परमिशन था, उस बस से ये लोग सब लोग गए थे, अपनी यात्रा लगभग पूरी कर चुके थे। इनको लौटने की बारी थी, 13 जुलाई को ये इनको लौटना था। इसी बीच में 10 तारीख को एक न्यूज रिपोर्टर साहब ने, सुभाष नाम के एक न्यूज रिपोर्टर थे, उन्होंने एक न्यूज आर्टिकल बनाया कि ये जो 28 लोग तीर्थ यात्रा में गए हैं, इनमें कुछ पर मुकदमे भी चल रहे हैं। और उन्होंने टाइटल बनाया अपने न्यूज का, 100 चूहे खा करके हज को चली, बिल्ली हज को चली। इसी न्यूज पे पुलिस को एक टिप मिला कि इसमें कुछ आतंकवादी हो सकते हैं जो पंजाब से भाग करके उत्तराखंड में छुपे हुए हैं। और सिर्फ इस शक के आधार पे एसपी साहब ने एक मीटिंग कॉल करी 10 तारीख को, और उसमें पीलीभीत के 3 थानों को चुना इन्होंने। एक थाना था न्यूरिया, एक बिलसांडा और एक पूरनपुर। और 3 थानों की पुलिस को, एसएचओ को बुला करके एक क्लियर निर्देश दिया कि इस बस में जो यात्री आ रहे हैं उसमें जो भी हो, इन लोगों के साथ ऐसा सलूक करना है। उसके बाद एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रची गई। इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इन 3 थानों के एसएचओ टीम लीडर्स बने और उनके अगुवाई में बाकी पुलिसकर्मी जो एसआई थे, कांस्टेबल थे, प्लस उस थाने पे डिप्लॉयड जो पीएससी के जवान थे, ये करीब 50-60 लोग अलग अलग टीम बना के एक साथ एक मिशन पे निकले। और सुबह 10 बजे 12 तारीख को जब ये लौट के आ रहे थे, उस समय एक पीलीभीत जिले में जैसे ही ये एंटर करती है बस तीर्थयात्रियों की, उस समय गजाला घाट पे एक नदी के किनारे इनको रोका जाता है, पुलिस के द्वारा इंटरसेप्ट किया गया और उस बस को चारों तरफ से पुलिस वाले घेर लेते हैं। उसमें से जितने भी युवा सिख थे 11 लोग, उन सबको जबरदस्ती नीचे उतारा जाता है। उनकी पत्नियों को, महिलाओं को और वृद्ध लोगों को बस में ही रोक लिया जाता है।
उस बस में 15-20 पुलिसकर्मी जबरदस्ती बैठ जाते हैं और उनको लेकर के अलग दिशा में चल देते हैं और उतारे हुए 11 नवयुवकों को अपनी एक अलग से बस लाई गई नीली कलर की बस में बिठाते हैं और वहां से उनको दूसरे डायरेक्शन में लेके चल देते हैं पुलिस की अन्य टीम के साथ। जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़ते हैं वैसे ही बस में ही गोलियां चलाई जाती हैं पुलिस के द्वारा और निहत्थे तीर्थयात्रियों को मारा जाता है। उस बस को बाद में इन्होंने एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए जो गोलियां बस के अंदर से बाहर की तरफ निकली थी उन सब छिद्रों को बंद कर दिया गया था और इस गाड़ी को भी कहीं छुपा दिया गया था। इसके बाद पुलिस ने मैनिपुलेट करने के लिए दिन भर इन लोगों को अलग अलग टीम में बांट के 10 लोगों को हर थाने की एक थाने में किसी 4 को दे दिया, कहीं 2 को दे दिया, कहीं 4 को दे दिया, ऐसे करके बांट करके 4 लोगों को दिन भर के नहीं 11 लोगों को अभी जिंदा थे। 10 बजे सुबह से उनको अलग अलग टीम में बांट लिया बस से उतार करके, अपनी नीली बस से उतार करके दूसरी गाड़ियों में रखे और इन 3 पुलिस थाने की पुलिस के साथ किसी को 4 लोगों को कस्टडी करने के लिए दे दिया की जिम्मेदारी, कोई 3 लोगों को ले गए। एक उसमें 16 साल का लड़का था जिसका इन्हें लगा कि अगर उसका एनकाउंटर में दिखाते हैं तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसकी लाश ही गायब कर दिया और कैसे नदी में बहाए, कभी लाश मिली नहीं। जब ये अगले दिन पेपर में पब्लिश हुआ, जो महिलाएं और ले जाकर के पीलीभीत गुरुद्वारे में देर रात को उतार दी और अगले दिन पेपर में उनको खबर मिलता है कि हमारे साथ यात्रा कर रहे 11 युवकों को जो पुलिस ने उतारा था वो सभी मारे गए और पेपर में पब्लिश होता है, उनको जानकारी होती है। इस बीच में पुलिस ने इनको आतंकवादी दिखाने के लिए अपने थानों में अलग अलग थानों में सेवरल केस क्राइम नंबर्स का FIR दर्ज किया। ये आतंकवादी थे और अटैक करने आए थे। उस रिस्पेक्ट में न्यूरिया थाने में केस क्राइम नंबर 140 से लेकर के 148 1991 दर्ज किया। बिलसांडा थाने में केस क्राइम नंबर 136 से 140 1991 दर्ज किया और पूरनपुर थाने में 363 से 365 1991 दर्ज किया। खुद पुलिस ने दर्ज किया और दिखाया कि ये अलग अलग आतंकवादी अलग अलग जगहों पे आए थे जिनको हमने इनकाउंटर में मार दिया। और दिन भर जब ये लेके घूम रहे थे उसकी पूरी चेन ऑफ एविडेंस ट्रायल कोर्ट के समक्ष आई कि दिन में 3 बजे रेलवे क्रॉसिंग बंद था, वहां पे पुलिस की 2 गाड़ी आगे खड़ी थी, एक पुलिस की गाड़ी बीच में खड़ी थी जिसमें डाले में 4 सरदार लोगों को जिनके बाल खुले हुए थे, हाथ बांधे हुए थे और उनको पुलिस चारों तरफ से लेके जा रही थी। ये सब आम लोगों ने गवाहियां दी हैं ट्रायल कोर्ट के समक्ष। वहां से ले जाते हैं और दिन भर इनको इधर उधर घुमाते रहते हैं, रात को ले जाके जंगल में मार देते हैं और मारने के बाद सुबह 4 बजे इनकी बाडियां तलाश करके कहते हैं कि ये मुठभेड़ में मारे गए और उसके बाद ले जा करके इनको SDM साहब के परमिशन से पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम में बहुत चौंकाने वाला तथ्य आया था ट्रायल कोर्ट के समक्ष। ये जितने लोगों को मारते हैं पुलिस वाले, इनको बताते हैं कि ये आतंकवादी थे और फायर कर रहे थे, हमारे काउंटर फायर में मर गए। इन सब के इस पे लेसरेटेड वुंड्स, यानी इनको घसीट के डंडों से मारा गया था, लाठियों से मारा गया था और तब गोली मारी गई थी। इनके मल्टीपल लेसरेटेड वुंड्स थे। उसके बाद उन सभी गवाहों का बयान आया था ट्रायल कोर्ट के समक्ष, जो ये कहते हैं कि सुबह हम खेत में काम कर रहे थे, पुलिस वाले आए, हमको जबरदस्ती वहां से ले गए और थाने पे जाके सादे कागज पे साइन करा लिया रिकवरीज दिखाने के लिए और कहा कि अगर साइन नहीं करोगे तो तुमको भी इस केस में बंद कर देंगे। और इस तरह से इस फेक इनकाउंटर का रूप दे करके पुलिस ने ये सभी केस दर्ज करके और क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया। जब ये पेपर्स में पब्लिश हुआ तब इन जो महिला और वृद्ध लोग जिनको ले जा करके पीलीभीत गुरुद्वारे में रख दिया गया था, उन लोगों ने एफिडेविट्स फाइल किए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष और RS सोडी साहब उस समय सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्होंने एक PIL फाइल किया
उन्होंने रिट पिटीशन फाइल किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि ये जो सिख पीपल्स को तीर्थयात्री बस से उतार करके मारा गया है, ये एक जिनोसाइड है और इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि इस तरह से किसी को बस में उतार करके सुबह 10 बजे से रात तक घुमाते रहे और रात को गोली मार दिया। और ये किलिंग है, ये इनकाउंटर नहीं है। उस समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन सभी आई विटनेसेस को, जिनके सामने इनके ही परिवार के, इनके हस्बैंड्स को, इनके देवर को, इनके भाई को उतार करके पुलिस ले गई थी, उनके खिलाफ एफिडेविट फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल होने के बाद जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये संतुष्ट हुआ गया कि हाँ ऐसा इसमें जांच की आवश्यकता है, तब सीबीआई इंक्वायरी कराई गई। जब सीबीआई इंक्वायरी कराई गई तो बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जिस समय ये अलग अलग केस दर्ज करके 3 पुलिस थानों के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था, उस समय आरटीओ में इन यात्रियों के नामों की लिस्ट दी गई थी परमिशन लेने के लिए कि हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, हमें परमिशन दे दी जाए बस से जाने के लिए। इस लिस्ट को वहां पे एसपी साहब जा करके आरटीओ ऑफिस से निकालते हैं, उसके बाद उसको फाड़ देते हैं, उसकी जगह एक दूसरी लिस्ट बना के फैब्रिकेटेड लिस्ट आरटीओ में जमा कर देते हैं जो कार्बन कॉपी है। आरटीओ ऑफिस के सभी कर्मचारी आकर के ट्रायल कोर्ट के समक्ष बयान देते हैं कि मेरे सामने एसपी साहब आए थे, आरटीओ साहब के रूम में बैठे थे, उन्होंने ये लिस्ट मांगी थी और लिस्ट लेके चले गए थे। बाद में जब आए तो वो दूसरी लिस्ट दे के चले गए। इस तरह से साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ किया गया। पीएससी के जवान जो इसमें शामिल थे, इनके अलावा भी अन्य पुलिस डिप्लॉयमेंट था जहां पे पीएससी का, उनको रात में 2 बजे कॉल करके बुलाया गया कि आप लोग जंगल में आ जाइए, यहाँ इनकाउंटर चल रहा है। और जब वो जंगल के पास पहुंचते हैं तो उनको जंगल के अंदर एंटर ही नहीं करने दिया जाता है, उनको रोक दिया जाता है बाहर और अंदर से गोलियों की आवाज सुनाई दे रही होती है। बाद में उनसे कहा जाता है कि आप जाइए, इनकाउंटर कंप्लीट हो गया है, आप बॉडियां तलाश लीजिए। तब वो पुलिस कर्मी, पीएससी कर्मी जाते हैं और वहां से बॉडी लेके आते हैं। उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि उन लोगों ने, सभी लोगों ने आकर के कोर्ट में बयान दिया है कि यहाँ पे कोई इनकाउंटर नहीं देखा गया। ये सब इनका प्री प्लान मैनर में इन पुलिस वालों के द्वारा अंदर उन लोगों को गोलियों से मारा गया और उनको किल किया गया। ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष 2016 में इन सभी 47 कन्विक्टेड लोगों ने अपील फाइल करी। 3 अपीलें फाइल हुई हैं, एक 551 2016 है, 513 2016 है और 549 2016। 15-15, 16 लोगों की के द्वारा एक एक अपील फाइल की गई है, जिसमें 47 कन्विक्टेड, 57 चार्जशीटेड अक्यूज थे, जो ड्यूरिंग ट्रायल 10 लोगों का डेथ हो गया था तो उनके अवेट हो गए थे केस। उसके बाद 47 कन्विक्टेड हुए थे जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला हुआ है। इनमें से करीब 12 लोगों को एलिमेंट्स के ग्राउंड पे कि उन बहुत ज्यादा बीमार हैं, उनका इलाज होना जरूरी है, उनको बेल मिली थी ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अपील ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा। अभी भी 34 लोग जेल में हैं जो सजा काट रहे हैं और उनके तरफ से बेल प्रेस किया जा रहा था, ये कहते हुए कि हमने सीनियर ऑफिसर्स के आदेश का अनुपालन किया था और हमने आतंकवादियों को मारा था, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट की फाइंडिंग है कि जो मैनर है इनको बस में से उतार करके दिन भर घुमाना और अपनी कस्टडी में लेकर के उसके बाद इनको मार देना, ये एक कॉन्ट्रैक्ट किलर की तरह कार्य दर्शित होता है, ना कि ये पुलिस की ये ड्यूटी है। पुलिस अगर एक निहत्थे पिलग्रिम्स को बस से उतार चुके थे, अगर उनके ऊपर कोई केस चल रहा था तो उनको एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनको सजा दिलाना था और उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी थी, ना कि पुलिस के द्वारा उनका एनकाउंटर दिखा करके और उनकी किलिंग करनी। विवेक जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा क्योंकि आपने बहुत विस्तार से ये बताई और ये हम जानना भी चाहते थे ताकि लोग सुने और समझें। और एक शब्द का इस्तेमाल किया जो कि ऑनरेबल कोर्ट ने वो कमेंट दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का एक बड़ा नमूना है और इसीलिए कहा जाता है कि बेलगाम नहीं होने देना चाहिए कम से कम पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को, लोगों को। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो
लड़ाई चल रही थी कि जब ये चाहते थे कि ये 34 लोग कि इनको अब जमानत मिल जाए, लेकिन वो पीड़ित पक्ष जो चाहते हैं कि ये सड़ सड़ के मरे जेल में, तिल तिल करके मरे जेल में, तो उन लोगों ने आपसे सहयोग मांगा होगा, संपर्क किया होगा। तो क्या सोच आई थी आपको जब आपने इनके केस को लिया? जी, ये बलविंदर जीत कौर हैं, जिनके हस्बैंड और देवर दोनों ही इनके साथ यात्रा कर रहे थे बस में। इन्होंने इनके साथ साथ अन्य सभी पीड़ित पक्ष, जिनके किसी के हस्बैंड खत्म मार दिए गए, किसी का बेटा मार दिया गया उसमें, ये सभी लोग हम लोग के पास आए और उन्होंने विनती की कि हमारे साथ बहुत ज्यादती हुआ है, हमारे नवयुवक सभी लड़कों को बिना किसी गलती के उतार करके मारा गया है और ऐसा जघन्य अपराध किया गया है जो जेनोसाइड की कैटेगरी में आता है। ऐसे व्यक्तियों को सजा मिलनी ही चाहिए और ऐसे व्यक्तियों का जगह समाज में नहीं होना चाहिए बल्कि सलाखों के पीछे होना चाहिए। इसमें इन पीड़ित पक्ष को हम लोगों ने, मैं ब्रीफ करता हूं, मेरे सीनियर एडवोकेट, डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट श्री IB सिंह साहब पूरी बहस ऑनरेबल हाई कोर्ट में किए थे और उन्होंने दिखाया था ऑनरेबल कोर्ट को कि किस तरह से पुलिस ने अपने पावर का मिसयूज करते हुए इनको निहत्थे लोगों को बस से उतारा और अपने कस्टडी में लेने के बाद इनको बस में ही गोली मारी। गोलियां बस से बाहर निकली, वो वैज्ञानिक साक्ष्यों से प्रूव हुआ और इन बिना किसी आधार के, बिना किसी उसके कि इनके ऊपर क्या चार्ज है, इन लोगों को ले जा करके और जानबूझ करके प्री प्लान मैनर में मारा गया और इनको टेररिस्ट दिखाते हुए सभी पुलिसकर्मी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाए। इनकी उस समय अपने डिपार्टमेंट में एक अलग हनक दिखा रहे थे कि हम इतने टेररिस्ट को किल किए हैं, जबकि ये तो उतार करके निहत्थे पिलग्रिम्स को मारे थे और उसके बाद सबने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन लेकर के और वाहवाही लूटी पूरी जिंदगी। 25 साल तक ट्रायल को कंक्लूड नहीं होने दिया। सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट में होने के नाते इन लोगों ने हर तरफ से ट्रायल को प्रभावित किया, गवाहों को प्रभावित किया, किसी को सामने नहीं आने देते थे। और इस तरह से जब श्री IB सिंह साहब ने ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष ये रखा कि ये पुलिसकर्मी न केवल कानून का पालन करने के लिए ओथ लेते हैं, ये ड्यूटी बाउंड हैं कि कानून का पालन करें और इनके द्वारा इस तरह का जघन्य अपराध किया गया, ये किसी भी तरीके से माफ नहीं किया जा सकता है। इनको बेल का कोई राइट नहीं है। श्री IB सिंह साहब ने ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष ये भी बताया कि इनका जो कंडक्ट है वो बेल पाने का कतई नहीं है। इनको जब कन्विक्शन हुआ ट्रायल कोर्ट के द्वारा, उस समय इनका कंडक्ट बहुत ही बुरा रहा। ये CBI इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को नारे लगाते रहे, गालियां बकते रहे, ऑनरेबल जज साहब की कुर्सी तोड़ने की कोशिश की, ऑनरेबल जज साहब के पूरे कोर्ट रूम को हाईजैक कर लिया इन लोगों ने और 3 घंटे तक जजमेंट की कॉपी नहीं रिसीव किए। और ये सब कुछ जजमेंट का पार्ट है, जजमेंट में जज साहब ने ऑब्जर्व किया है। जब ये सभी बातें ऑनरेबल हाईकोर्ट के समक्ष रखी गई, तब ऑनरेबल हाईकोर्ट का ये मानना था कि पुलिस को कहीं से भी ये अधिकार नहीं प्राप्त होता कि आप किसी को भी बस से उतार करके और ले जाके मार दे। अगर आपको लगता है कि उनमें से कोई 2-4 लोग उनके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंसेस थे, तो उनका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में आप ट्रायल कराते, उनको सजा करते, फांसी कराते, जो भी करते। लेकिन आपको उनको पिलग्रिम्स में उनके पत्नियों से, उनके माता पिता से अलग करके और ले जा करके दिन भर टहलाना और रात को मार देना, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट किलर के रूप में आपका कार्य दर्शित होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ये कहा था, विवेक जी, एक बड़ा अहम सवाल है, कुछ इसके मानवीय पहलू भी हैं, और वो ये है कि जब इन सभी पीड़ितों ने आप लोगों से संपर्क किया, तो एक तरफ तो कानूनी पहलुओं को, तथ्यों को, जो कि एविडेंस के रूप में जो कुछ भी आप अपने प्रयास और आपके सीनियर के प्रयास से IB सिंह साहब जिक्र कर रहे हैं, आपके वरिष्ठ, मैं ये पूछना चाहता हूं कि तथ्यों को खोज लेना ये तो आप लोगों का बौद्धिक कौशल है, लेकिन जब आप उनकी बातें सुन रहे थे, एक जेनोसाइड पीड़ित परिवार का जो दर्द होता है, वो क्या फील किया आपने? और एक वकील के रूप में
किस तरीके से न्याय दिलाना है। एक तो आपका प्रोफेशन और दूसरा एक मानवीय स्वभाव कि आपको खुद गुस्सा आना चाहिए कि किया क्या था, पूरे दिन भर बस में घुमाना। माफ बिल्कुल करिएगा, सर, मैं बिल्कुल। बोलना चाहूंगा कि बकरों को ऐसे हलाल करने के लिए ले जाया जाता है, ये तो पशुओं से भी बदतर व्यवहार था उन लोगों बिल्कुल के सही साथ। कहा आपने। और जिस तरह से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारी फीलिंग्स उनके साथ हैं, और जब वो ब्रीफ करती हैं कभी अपनी आंसुओं को रोक नहीं पाती हैं, क्योंकि वो महिलाएं उस समय प्रेग्नेंट अवस्था में थी। जो प्रेग्नेंट थी उनके बच्चे आज 22 साल, 25 साल, 27 साल के हैं, और वो नौकरी कर रहे हैं। वो जब आते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, वो कहते हैं कि मैंने अपने फादर को आज तक देखा नहीं। और जब मैं सुनता हूँ कि फादर को इस तरह से मारा गया, तो मेरे खून खौल जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि ऐसे लोगों को कैसे सजा दिलाऊं। इन लोगों के लिए हम लोगों ने वो सभी प्रयास किए कि इनको न्याय मिलना चाहिए, और सही पक्ष, इनका पक्ष सही तरीके से ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष आना चाहिए। इसलिए हम लोग अपनी ड्यूटी समझ करके इन पूरे केस डायरीज पे काम किया, इन जजमेंट्स को पढ़ा और ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष रखा। इनका पक्ष भी इनके वकील रख रहे होंगे, उनके तर्कों को भी जी आपने जी जी, ऑब्जर्व किया होगा कि कैसे ये बिल्कुल बिल्कुल जमानत की जो अर्जी दिए हैं, क्योंकि बट नेचुरल है कि वो लड़ाई तो दो पक्षों के बीच में है, इनके भी वकील रहे होंगे। उनको आप बिल्कुल चेक करने के लिए या उनकी रणनीति को फेल करने के लिए, जिसमें आप बहुत अच्छी तरीके से आप लोग सफल हुए हैं कि अब ये जी जी, सलाखों से बाहर नहीं आ सकते, क्या कुछ करना बिल्कुल पड़ा? क्योंकि एक तो था कि अपने प्रोफेशन को निभाना है, दूसरा कि जी एक मानवीय पहलू है कि किस तरीके से बिल्कुल मैसेकर किया गया, नरसंहार किया गया। ऐसे बिल्कुल में उन लोगों का जो पक्ष बनाया जा रहा था उसको काउंटर करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जी, क्या हम कुछ लोगों आप ने लोगों ने किया? हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं उस सीबीआई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, जब सीबीआई इस केस का इन्वेस्टिगेशन करने गई, उससे पहले लोकल पुलिस ने इन काफी एविडेंसेस को तोड़ मरोड़ दिया था, काफी एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बावजूद सीबीआई के अथक प्रयास से वो सभी एक एक कड़ियां जोड़ते हुए सभी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से पूरी चेन कंप्लीट किया कि किस तरह से इन लोगों ने जो थाने की पुलिस, एसएचओ उस समय हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, उन्होंने केस डायरी में अपने आप को इनकाउंटर प्लेस पे दिखा रखा था, जबकि वो स्वयं हॉस्पिटल में उनको एडमिट थे और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो ये जो जीडी एंट्रीज थी, जो इनके द्वारा लगातार मैनिपुलेशंस किए गए थे, जो पीएससी के जवान की रवानगी थी, इन सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को ट्रायल कोर्ट ने बखूबी ऑब्जर्व किया, और उन सब के आधार पे पूरी चेन कंप्लीट करने के बाद इन 57 अक्यूज, जो चार्जशीटेड अक्यूज थे, उनके अगेंस्ट ट्रायल कंप्लीट किया गया, और सक्सेसफुली 47 पुलिस कर्मियों के खिलाफ जो अपने अधिकारों का दमन करते हुए इनको किलिंग किया था, उनको सजा दी गई। और ये बिल्कुल सही सजा दी गई है। फुल ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस और अन्य एविडेंसेस मौजूद हैं पत्रौली पर, और न्यायपालिका पे इन सभी पीड़ित पक्ष को भरोसा है। आज तक न्याय होते आया है, और इस बार फिर से इनको अपना उम्मीद जगा है कि ये सभी जिन्होंने इनको निहत्थे सिख पीपल्स को, 11 लोगों को जिस तरह से ब्रूटली मार करके और उनको आतंकवादी बता करके इन परिवारों को तहस नहस कर दिया, इनके बच्चे नहीं पढ़ पाए, इनको कितनी जीवन में कठिनाइयां सहनी पड़ी। आज तक टेररिस्ट की फैमिली कह करके उनको दुत्कारा जाता है, जबकि ये सभी लोग तीर्थयात्री थे, और तीर्थयात्री यात्रा करने के दौरान इनको उतार के मारा गया था। और 3-4 लोगों से ज्यादा किसी का 2-4 केस का क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। अगली सुनवाई जुलाई में है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को है, 25 जुलाई को है, 25 जुलाई। और 25 जुलाई को ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया है कि अब बेल पे सुनवाई नहीं होगी, अब अपील की फाइनल हियरिंग होगी, क्योंकि पेपर बुक रेडी हो चुका है, और अपील पे सुना जाएगा कि इनको सजा अपहेल्ड किया जाए या कोई छूट पाने के हकदार हैं। आपको क्या लगता है कि आप पीड़ित पक्षों के जो सपने हैं उनको साकार कर पाएंगे? क्योंकि सलाखों से बाहर आए तो आप लोगों का प्रयास विफल हो जाएगा। कितना आशान्वित? बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरी तरह से आशान्वित हैं। जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस अब तक हम लोगों ने फाइल पे देखी हैं,
और जो इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के दौरान दस्तावेजी साक्ष्य हुआ, इन आई विटनेसेस का साक्ष्य रिकॉर्ड है, वो इनको इस कन्विक्शन को अपहेल्ड कराएगा। ऑनरेबल हाई कोर्ट से ये जरूर सजा अपहेल्ड होगी, और पूर्ण विश्वास है हम लोगों को कि जिस तरह से ये कानून को अपने हाथ में लिए थे, उस तरह उसका सजा इनको मिल चुका है और आगे अपहेल्ड होगा, और ये सजा याफ्ता ही रहेंगे। आपने बहुत विस्तार से इतनी बातें बताई और मेरे पास शब्द नहीं है ये कहने के लिए कि किस तरीके से मास किलिंग की गई थी, मैसेकर किया गया था, और अंजाम देने के लिए एक एसपी का इसमें इन्वॉल्वमेंट, और किस अंदाज में तीर्थ यात्रा से लौट रहे यात्रियों को बस में घुमाया जाता है और उनको एक एक करके थानों के हिसाब से टुकड़ों में बांट करके और फिर उनको एनकाउंटर दिखा करके, एनकाउंटर को शो करके उनको मारा जाता है, और उसके बाद क्या कानूनी प्रक्रिया चली, और उसके बाद ये सलाखों से बाहर भी आना चाहते हैं, ये भी देख करके बड़ी हैरानी होती है। लेकिन आप लोगों का अथक प्रयास कि उन पीड़ितों के जो सपने हैं कि ये सलाखों में ही सड़े और वहीं मर जाएं, क्योंकि यही न्याय होगा, और उस न्याय के प्रति आप पूरी तरह से आशान्वित हैं। आप उनके सपनों को साकार कर रहे हैं, वो सपने जो उनके आंखों में बस हैं, बस उन सूनी आंखों के सामने कि किसी का पिता, किसी का पति और किसी का बेटा मारा गया था, वो भी रसूख था तो सिर्फ वर्दी का। विवेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एबी स्टार न्यूज पे विस्तार में ये बात की और अपनी जबान से उस पूरे मामले को इस तरीके से इलस्ट्रेट किया और कानूनी पहलुओं को बताते हुए वो भरोसा दिलाया है कि गलत तरीके से फर्जी एनकाउंटर करने वाले वो पुलिसकर्मी जो वर्दी का इस्तेमाल करके सीधे खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं, हत्यारे की भूमिका अदा करते हैं, उनकी सजा सिर्फ और सिर्फ सलाखों के पीछे है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एबी स्टार न्यूज से बात की है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सिख तीर्थ यात्रियों के परिवारों को वो न्याय दिलाएंगे जिसके वे हकदार हैं। आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।